गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमने लिया है इंग्लिश ग्रामर पोर्शन पे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग में लाते हैं, और हमने कुछ एग्जाम्पल देकर उसको सीखा भी था। अभी हम बात करेंगे इस रूल्स के, इस एग्रीमेंट के, जो कि नेस्फील्ड ने बताया था अपनी ग्रामर की बुक में, ग्रामर के रूल में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद। अपवाद का मतलब कोई रूल, अगर कोई बताया गया रूल है और उस रूल को कोई ऐसा सिस्टम हो जो उस रूल को फॉलो ना करे, या कोई कुछ ऐसे काम हो जो उस रूल को फॉलो ना करे, तो उस रूल का वह अपवाद होता है। तो इस रूल का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का जो अपवाद है उसको हम समझेंगे। नेस्फील्ड के रूल्स के एग्रीमेंट का जो रूल उन्होंने बताया था, उसके अपवाद में कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कि उस रूल को फॉलो नहीं करते, ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करते। उसमें से कुछ एक्सेप्शंस ऐसे अपवाद हैं, जैसे वर्ड एक है डेयर नॉट एंड नीड नॉट। इस नीड नॉट और डेयर नॉट के बारे में समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। जैसे ही नीड नॉट गो, एक ये सेंटेंस है, एक ये वाक्य है। ही सी डज नॉट अपोज मी, एक ये भी वाक्य है। तो ही नीड नॉट गो, तो यहाँ देखो ये ही क्या है, सी है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नीड और डेयर ये प्लूरल वर्ब है। ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो ये जो अपवाद है, ये रूल्स के अपवाद हैं। मतलब मीन्स अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है, यानी उसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, उसमें नॉट आ गया है, तो उसमें जो नीड और डेयर जो वर्ब है वो सदा प्लूरल में रहते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने की है। ये अपवाद है, मतलब नॉट के पहले अगर डेयर है या नीड है तो वो जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल में आएगा। तो ये बात ध्यान देना है। इसी तरह से हम कुछ और समझेंगे। जैसे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं। वह वाक्य है अफर्मेटिव या अफर्मेटिव बोलेंगे। जैसे कोई वाक्य है, ही नीड्स, दे नीड, सी डेयर्स, ही डेयर्स, दे डेयर्स। तो ही नीड्स, ही के साथ ही इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ रीड्स क्या है, नीड्स का क्या आया है, यहाँ पे नीड्स सिंगुलर वर्ब आ गया है, एस या एस लगा है तो सिंगुलर वर्ब आ गया है। ही डेयर्स, यहाँ देखो नीड और डेयर का प्रयोग क्या हुआ है, प्लूरल वर्ब के, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आया है। इसी तरह से यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आया है।
तो कहने का मतलब क्या है कि अफर्मेटिव अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही आएगा, वो एग्रीमेंट नेक्स्ट फील्ड का रूल्स चलता है, यहाँ नेक्स्ट फील्ड का रूल चलेगा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड का रूल नहीं चल रहा है, यानी निगेटिव वाक्य में नेक्स्ट फील्ड का रूल नहीं चलता। इसी तरह से लेकिन अफर्मेटिव में नेक्स्ट फील्ड का रूल चल रहा है, तो इस बात को ध्यान देना है। अभी कुछ ऐसे भी सेंटेंस है, कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जिनको हम बताना चाह रहे हैं, वो समझिए। जैसे अगर किसी वाक्य में, जैसे उस समय के जो जानकार थे, ग्रामर के जानकार जो हैं थे, वो टी.एस. इलियट थे। उन्होंने क्या अपने बुक्स में लिखा है, उनके जो कुछ सेंटेंस में उन्होंने बनाया था उसमें कुछ लिखा है, उसके बारे में जानिए। वन डज नॉट नीड टू नो एनीथिंग, इन दोनों सेंटेंस को देखिए। वन नीड नॉट नो एनीथिंग, यहाँ क्या है, डज नॉट नीड, यहाँ नीड नॉट, डज नॉट नीड ये एक वर्ब है, डज नॉट नीड डज आ गया है। यहाँ नॉट नीड, यहाँ भी प्लूरल, नीड का प्रयोग एज ए प्लूरल हुआ है, यहाँ नीड का प्रयोग एज ए प्लूरल हुआ, यानी नॉट के पहले कहीं भी नकारात्मक अगर वाक्य आया है वहाँ नीड का प्रयोग एज ए प्लूरल हुआ है। लेकिन यहाँ अगर डू और डज का किसी वाक्य में प्रयोग आया है तो वो डज जो है वर्ब की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ये बात है, डू डज का है, नीड की बात हुई, लेकिन यहाँ डज जो है सिंगुलर वर्ब आया है, लेकिन नॉट लगा है इसलिए नीड का प्रयोग एज ए प्लूरल हुआ है। यहाँ नीड का प्रयोग एज ए प्लूरल हुआ क्योंकि यहाँ नॉट लगा है। तो टी.एस. इलियट ने जो लिखा है ग्रामर के बारे में, उन्होंने इस तरह से बताया है। तो नकारात्मक अगर निगेटिव वाक्य है तो उसमें हमेशा नीड जो है एज ए प्लूरल आता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ समझेंगे, इसका हम होमवर्क दे रहे हैं, आप हिंदी में इसका मीनिंग समझें, ये आपके लिए होमवर्क है। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ इसमें स्पष्टीकरण कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई वाक्य है, लाइफ हैज़ नाउ टेकन होल्ड ऑन हिम and tossed him into firmament where he burst into song as if he were combustible। डी.एच. लॉरेंस का ये सेंटेंस है। बी इफ इट वेयर सो पोएट्री वुड सीज टू मैटर, एफ और लेविस ने बोला है। आप नेक्स्ट समझिए। अब हम समझेंगे। थर्ड है, द सेम फेट वुड हैव ओवरकम, द सेम फेट वुड हैव ओवरकम
The pamphleteering of Defoe, where he not the another of Robinson Crusoe and Moll Flanders, of the pamphleteering of Samuel Johnson, where he not the hero of Boswell। ये टी.एस. इलियट का ये सेंटेंस है। उन्होंने ये वाक्य में बताया है, ग्रामर को टी.एस. इलियट ने बताया है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इस वाक्य में ही वेयर, अगर इसका मीनिंग आप हिंदी मीनिंग लेंगे, इसको समझेंगे इस सेंटेंस को, तो यहाँ पे इस वाक्य में क्या होता है, ही वेयर, इट वेयर, बेयर ही नाट, ये शब्द ऐसे प्रयोग में आए हैं जो क्या बोलते हैं, दैट इज द सब्जंक्टिव मूड। ये सब्जंक्टिव मूड को दिखा रहे हैं, ऑफ द वर्ब के सब्जंक्टिव मूड को बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब किसी वाक्य में यदि सपोजिशन है, वाक्य में कोई कोरी कल्पना या असंभव शर्त, विश, कंडीशन, सपोजिशन, अभिलाषा, कल्पना का बोध होता है जिस वाक्य से, माने उसकी मीनिंग, जैसे कोई इमेजिनेशन है, इम्पॉसिबल चीज़ है, या कंडीशंस है, कुछ अभिलाषा का, ऐसा कुछ लग रहा है इस वाक्य में अभिलाषा है या कल्पना है, वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। वहाँ ये भी एक अपवाद है इस नियम में, नेशफील्ड का जो एग्रीमेंट रूल है वो फेल हो जाता है। यानी जहाँ कल्पना लोक है, वहाँ पे रूल नहीं चलता, वहाँ कोई रूल नहीं चलता। यानी कल्पना लोक में कोई इमेजिनेशन चीज़ है, कोई ड्रीम है, वहाँ पे कोई भी रूल नहीं चलता। तो इस वाक्य से ये दिस इज़ वेरी क्लियर। तो आप इसको भी समझ लें कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही चलेगा। तो इसके कुछ सेंटेंस को हम और बता रहे हैं, क्लियर होगा अब ये रूल। जैसे आई विश आई वेयर ए किंग, आई विश आई वेयर ए किंग, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ, आई वेयर किंग, मैं एक राजा बनूं या राजा बन जाऊं, ऐसा, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसकी मीनिंग और भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से हिंदी की मीनिंग निकालिए। वेयर ही ए प्रिंस, इफ आई वेयर you I would do it, I wish it were possible, were she a bird she would fly to me, he commanded as if he were my master। तो इस तरह से इस वाक्य में आप देखेंगे कि इसमें सारी चीज़ें सब्जंक्टिव मूड है, ये सभी सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब है, मतलब वर्ब के सब्जंक्टिव मूड को ये बता रहा है। मतलब इन सभी वाक्य में सपोजिशन है, कोरी कल्पना है या असंभव शर्त है, विश, कंडीशन, सपोजिशन, अभिलाषा और कल्पना को ये सारे वाक्य बता रहे हैं। तो आई विश आई वेयर ए किंग, इसमें भी एक कल्पना है, वेयर ही ए प्रिंस, इफ आई वेयर यू आई वुड डू इट। इसके मीनिंग को समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें जो है सारे कल्पनाएं हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल रूल ही चलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही
चलता है। यहाँ पे नेस्फील्ड का एग्रीमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा, ये नियम यहाँ चलता नहीं है। कैसे? आई विश, विश है, ये इसके साथ आई वेयर, मतलब आई वेयर वाज वेयर हो गया, यहाँ आई के साथ वेयर आ गया। ऐसे वेयर है, ही के साथ वेयर आ गया। इफ आई वेयर, ये सब क्या है? प्लूरल वर्ब होती हैं, वाज वेयर। तो इस तरह से सबजंक्टिव मूड है कहीं भी किसी वाक्य में, वहाँ विश सपोजिशन कंडीशन है, वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। तो इस तरह से ये बात ध्यान देने की है, ये भी आप समझिए। तो ऐसे में करेक्ट या इनकरेक्ट सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस दीजिए इज़ इट इज़ करेक्ट, तो उसमें आप अगर आपको ये नॉलेज है इस रूल्स का, तो आप अपवाद को समझ करके तुरंत कह देंगे आई विश आई वेयर ए किंग, दिस इज ए करेक्ट सेंटेंस, ये शुद्ध सेंटेंस है। नहीं तो आप गलत कर देंगे तो आप वहाँ आपको मार्क 0 मिल जाएगा। तो वेयर ही ए प्रिंस, इफ आई वेयर यू आई वुड डू इट। तो ये सब सभी वाक्य को, इस रूल्स को समझ जाइए। अगला जो रूल्स है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी इसी का पार्ट है, उसको भी जान लीजिए। ये रूल है, लास्ट एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को बता रहा हूँ। इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस थे, वो मैंने बताया। अभी एक लास्ट एक्सेप्शन है, जैसे सबजंक्टिव फॉर्म इज ऑलमोस्ट डेड इन इंग्लिश। कोई भी सब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है ऑलमोस्ट डेड इन इंग्लिश, वो रूल्स पे फॉलो नहीं होता है। इट सर्वाइव्स इन ए फ्यू मेन सेंटेंस आर विश आर डिजायर लाइक गॉड सेव द किंग। G.H. वॉलिंस ने बोला था कि सब्जेक्टिव मूड्स पे ऑलमोस्ट जो इंग्लिश में है उसमें कोई रूल्स नहीं चलता है। मतलब वो जो, जैसे गॉड सेव द किंग, सेव क्या है? सेव इज ए वर्ड दैट इज द प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ गॉड सेव द किंग, तो इस तरह से उसमें भी रूल्स फेल हो जाती है, ये भी एक अपवाद है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। द सबजंक्टिव मूड इज इन इट्स डेप्थ थ्रोज एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज टू point it out of its misery as soon as possible। ये सोमरसेट मॉर्गन ने बताया था, मॉर्गन ने बताया, उन्होंने भी G.H. वॉलिंस का फेवर किया और उन्होंने इस चीज़ को बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपवाद में कुछ ऐसे सबजंक्टिव मूड होते हैं जिसमें अगर सबजंक्टिव मूड किसी वाक्य में है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। जैसे ब्लेस, लाइव, हेल्प, सेव, मतलब जैसे आशीष, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, इच्छा है या अभिलाषा है, उसमें जो है हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे गॉड सेव द किंग, लॉन्ग लाइव द किंग, ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, सॉरी ये भी प्लूरल वर्ब है। लॉन्ग लाइव द किंग फ्रेंडशिप, इस तरह से लॉर्ड ब्लेस यू या हेल्प यू, फॉर लॉन्ग लाइव आवर फ्रेंडशिप, सॉरी लॉन्ग लाइव आवर फ्रेंडशिप, यहाँ से फ्रेंडशिप है, लॉन्ग लाइव आवर
फ्रेंडशिप। तो यहाँ जितने भी ब्लेस, लाइव, लिव, ये सेव है, ये सभी प्लूरल वर्ब में है। तो किसी भी, मेरा बोलने का मतलब हर रूल्स का अपवाद होता है, मतलब जहाँ रूल्स है वहाँ उसके अपवाद भी हैं। तो इस तरह से कुछ अपवाद हमने आपको सिखाए कि किसी भी रूल्स के ग्रामर के अपवाद हैं, उनको जानना है। जनरली इसमें से ही एग्जामिनेशन में ऐसे ही सेंटेंस दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है ये करेक्ट है या नहीं है। तो आपको यदि नॉलेज है तो आप इसको पहचान जाएंगे और अच्छे मार्क को पा सकते हैं। थैंक यू।